नमस्कार, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम मौर्योत्तर काल के अंतर्गत शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। मौर्योत्तर काल उस काल को कहते हैं जिसमें मौर्य साम्राज्य के अंत होने के बाद जो मगध की राजनीतिक स्थिति होती है वह पूरी तरह से बिखर जाती है। और इसके साथ हम यह देखते हैं कि जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो वहाँ पर आक्रमण करके अपनी राज्य की यहाँ पर स्थापना करने लगते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि मगध महाजनपद पर टोटल 7 राजवंशों का शासन था, जिसमें हर्यक वंश थे, शिशुनाग वंश थे, नंद वंश थे, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। जिसमें हम हर्यक वंश के बारे में देख चुके हैं पिछली वीडियो में, शिशुनाग वंश को भी देख चुके हैं, नंद वंश और मौर्य वंश के बारे में भी हम देख चुके हैं। तो मौर्य वंश के बाद अब हम देखेंगे यहाँ पर शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। तो जिसमें हम यहाँ पर यह देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के अंत होने के बाद मगध की जो राजनीतिक एकता थी वो पूरी तरह से बिखर चुकी थी। इसके पश्चात हम यह देखते हैं कि भारत के उत्तरी पश्चिमी घाट पर अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके अनेक स्थानों पर अलग अलग राज्य की स्थापना करने लगे थे। और दक्षिण भारत में भी कई सामंत जो थे उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। इस प्रकार पूरा का पूरा मगध साम्राज्य जो पहले था वो पूरी तरह से अब बिखर चुका था। अब इसके पश्चात ही हम देखेंगे मौर्य काल के पतन होने के बाद शुंग वंश के बारे में यहाँ पर देखेंगे, और उसके बाद कण्व और फिर सातवाहन वंश। लास्ट जो रहेगा राजवंश वो सातवाहन वंश था। यहाँ पर शुंग वंश के जो संस्थापक थे वह पुष्यमित्र शुंग थे, और यह मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक जो बृहद्रथ थे वो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे। ये पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ का सेनापति था। इसने बृहद्रथ की हत्या कर दी और उसके बाद मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना की। यानी कि पुष्यमित्र शुंग जो थे वो बृहद्रथ की हत्या करके उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की। इसके पश्चात यह कहा जाता है कि यह प्रथम ब्राह्मण राजवंश थे जिसने मगध पर पहली बार प्रशासन किया। पुष्यमित्र शुंग जो थे वो ब्राह्मण राजवंश थे, प्रथम ब्राह्मण राजवंश जो कि मगध पर पहली बार प्रशासन किया। इसने अपनी राजधानी विदिशा यानी कि एमपी में है, ये विदिशा को अपनी राजधानी बनाए। और उसके पश्चात हम देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने शासनकाल में बहुत से बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवाया था। पुष्यमित्र शुंग जो थे वो बहुत सारे बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया था। इतिहासकारों का यहाँ पर मानना है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म की महानता को समझा और उसके बाद कई स्तूपों को फिर से निर्माण करवाया, जिसमें से हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का भरहुत स्तूप का पुनर्निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था, क्योंकि यह पहले लकड़ी का बना हुआ था और इन्होंने इसको फिर पत्थर का बनवाया। पुष्यमित्र शुंग ने फिर इसको पत्थर में ढलवाया। इसके बाद हम देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जिसके पुरोहित यहाँ पर पतंजलि थे। इसके समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई थी। इसके बाद अगला हम पॉइंट देखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग के समय ही पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, और यहाँ पर पाणिनि ने अष्टाध्यायी और मनु ने मनुस्मृति यहाँ पर लिखी थी। तीन सारे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सारी महत्वपूर्ण रचनाएं थी ये पुष्यमित्र शुंग के समय ही हुई थी। इसके पश्चात हम देखते हैं कि इसके समय 2 यवन यानी कि विदेशी आक्रमण हुए थे, और दोनों ही यवन आक्रमण में पुष्यमित्र शुंग को विजय की प्राप्ति हुई थी, यानी कि ये विजय हुए थे। पहले आक्रमण का नेतृत्व जो था वो डेमेट्रियस ने किया था, और दूसरे आक्रमण का नेतृत्व जो था मिनांडर ने किया था। इसके पश्चात हम अगला पॉइंट देखते हैं कि मिनांडर ने बौद्ध भिक्षुक नागसेन से
बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। पुष्यमित्र शुंग ने कलिंग नरेश खारवेल से भी युद्ध किया, परंतु खारवेल ने इसे हरा दिया। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद, इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र अग्निमित्र इसका उत्तराधिकारी बना, यानी कि शुंग वंश का उत्तराधिकारी बना। इसके पश्चात हम महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि कालिदास की रचना जो थी मालविका अग्निमित्रम में विदिशा के राजा अग्निमित्र और मालवा देश की राजकुमारी मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा की है। यहाँ पर अपनी रचना में कालिदास ने अपनी रचना में इसकी चर्चा की है। इस वंश के अंतिम जो शासक थे वो थे देवभूति, जिसकी हत्या उसी के मंत्री वासुदेव ने कर दी थी और उसके बाद वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि शुंग वंश के अंतर्गत अंतिम शासक जो थे वो देवभूति था। अब उसके बाद हम देखेंगे कण्व वंश के बारे में। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कण्व वंश से, इसलिए हम जो महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट है उसको देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि जिस प्रकार अंतिम मौर्य शासक वृद्रथ की हत्या उनके मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने की थी, उसी तरह हम देखेंगे कि वासुदेव ने अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या करके 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की। वहाँ पर हम यह देख रहे थे कि पुष्यमित्र शुंग ने वृद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी, और यहाँ पर हम देखेंगे कि वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके, यानी कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का संस्थापक जो है वासुदेव को माना जाता है, वासुदेव थे। और यहाँ पर इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या उसके मंत्री सीमुख ने कर दी थी। सुशर्मा की मंत्री जो थे सीमुख थे और सुशर्मा की हत्या कर दी और उसके बाद सातवाहन वंश की स्थापना हुई। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कण्व वंश के जो संस्थापक थे वो वासुदेव थे। उसके बाद हम देखेंगे सातवाहन वंश। इसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे। सातवाहन वंश के जो संस्थापक था वो सीमुख था और प्रारंभ में यह वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, किंतु शक राजा जो थे ने उन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया। और इसके पश्चात हम क्या देखते हैं कि सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा। ये लोग महाराष्ट्र छोड़ के आंध्र प्रदेश में आ गए, जिस कारण इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। इसके पश्चात हम देखेंगे सातवाहन की राजधानी जो थी प्रतिष्ठान यानी महाराष्ट्र थी, और सीमुख की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कृष्णा शासक बना और कृष्णा के बाद उसका पुत्र सातकर्णी प्रथम यहाँ का शासक बना। अब इसके बाद हम देखते हैं सातकर्णी प्रथम के बारे में। यह सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था। इसे महत्वपूर्ण शासक के रूप में देखा जाता है। सातकर्णी प्रथम की पत्नी जो थी नागनिका, इसने नानाघाट अभिलेख, मतलब नागनिका का नानाघाट अभिलेख प्राप्त होता है। इसमें सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियां बताई गई है। सातकर्णी प्रथम की पत्नी का नाम यहाँ पर नागनिका था। इसके बाद हम नानाघाट अभिलेख के बारे में देखेंगे। नानाघाट अभिलेख में ही सातकर्णी प्रथम को महान विजेता और महान शासक कहा गया है। नानाघाट अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि सातकर्णी ने यज्ञ के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को मुद्रा के स्थान पर इन्होंने भूमि दान देना शुरू किया था, यानी कि मुद्रा के स्थान पर भूमि दान में दिया जाने लगा, और यह भूमि दान का प्रथम अभिलेख का प्रमाण है। नानाघाट अभिलेख जो है प्रथम अभिलेख का प्रमाण है, जो कि भूमि दान का से संबंधित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सातकर्णी के काल में सामंती व्यवस्था देखने को यहाँ पर मिली। उसके बाद हम शासक हाल के बारे में देखेंगे। इनका नाम हाल था। ये सातवाहन वंश के महान शासक थे और यह एक बड़ा कवि तथा कवियों एवं विद्वानों का आश्रय दाता था। हाल ने यहाँ पर
गाथा सप्तशती नामक एक काव्य की रचना की थी। इसकी भाषा जो कि प्राकृत थी। अब उसके बाद हम देखेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में। सातवाहन वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक यहाँ पर गौतमी पुत्र सातकर्णी था और इसके समय नासिक के शक शासक नहपान ने इस पर आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमी पुत्र सातकर्णी ने उसे हरा दिया, पराजित कर दिया। और इसके पश्चात हम देखते हैं कि यहाँ पर नासिक से यानी कि जोगल थम्बी स्थान से चांदी के लगभग 8000 सिक्के मिले, जिसमें एक तरफ नहपान और दूसरी तरफ गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम था, जिससे पता चलता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था। उसके बाद हम देखेंगे यज्ञश्री सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद देखेंगे यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में। यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक थे और इन्होंने शकों के विजित क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार और जल यात्रा के प्रेमी थे और इनके सिक्के पर जहाज के चित्र बने हुए, जिससे इनकी जल यात्रा एवं व्यापार का यहाँ पर जल यात्रा एवं व्यापार का बारे में पता चलता है। इसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं गुजरात से प्राप्त हुए हैं। यज्ञश्री की मृत्यु के बाद सातवाहनों का साम्राज्य विभाजित हो गया, जिसका मुख्य कारण जो था वह था विद्रोह एवं केंद्रीय शासन की दुर्बलता। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये यहाँ पर जो ये राजवंश थे वो पूरी तरह से कमजोर हो गए। उसके बाद हम देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स। सातवाहन वंश के शासकों द्वारा जारी किए गए जो सिक्के थे, जिसमें शीशे के सिक्के काफ़ी प्रचलित थे, जिसमें हम चार सिक्कों के बारे में देखेंगे। एक तो चांदी के सिक्के हो गए, दूसरा तांबा के सिक्के, तीसरा पोटीन यानी घटिया चांदी के सिक्के था, और चौथा शीशे के सिक्के जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रहा। उसके बाद हम पॉइंट देखेंगे कि सातवाहन समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक ना होकर मातृसत्तात्मक था। और यहाँ नाम के पहले माता का नाम लिखा जाता था। जैसे आज के समय पहले पिता का नाम जो लिखा जाता है, उस समय पहले माता का नाम लिखा जाता था, किंतु राजा पुरुष ही होते थे। मातृसत्तात्मक समाज थी, लेकिन राजा जो थे पुरुष होते थे। और इसके पश्चात हम देख सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के थे, तो सीसा का था। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था, तो राजा खारवेल थे। तो ये यहाँ पर जो था हमारा आज का पॉइंट मौर्योत्तर काल के अंतर्गत, ये था यहाँ पर शुंग वंश, कन्नौ वंश और सातवाहन वंश। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।